Hello students, welcome to Science Seekers platform. In this video, we will cover the back exercise of chapter Coal and Petroleum. Along with the back exercise, we will also cover the keywords which are given in your textbook. So let's get started. The first keyword is coal. ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा what is coal. So coal is a hard black colored fuel used to cook food. ठीक है, ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा है that it is hard and it is of black color और हम इसे basically use कहाँ करेंगे? The common use of coal is in cooking. Next keyword is coal gas. ठीक है, it is obtained during the processing of coal to get coke and used as fuel in many industries. तो जो कोल गैस है वो कब प्रोड्यूस होगी? जब आप कोल से कोक बनाएंगे. ठीक है, जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं तो कोल गैस जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है एंड हम कोल गैस को इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एज फ्यूल. Next is coal tar. It is black thick liquid with an unpleasant smell. Unpleasant smell मतलब कि जिसकी बहुत ही शार्प स्मेल हो, बहुत ही तीखी स्मेल हो, उसे कहते हैं unpleasant smell and used to form various substances like dyes, drugs, explosives, perfumes and naphthalene balls. ठीक है, तो ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा दैट ये ब्लैक कलर का है और ये बहुत ही थिक लिक्विड है. रादर इसकी सॉलिड फॉर्म जो है वो भी होती है बट द कॉमनली इट इज़ यूज्ड इन इट्स लिक्विड स्टेट. ठीक है, और लिक्विड स्टेट में ये बहुत ही थिक लिक्विड बनाता है विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर एंड इट हैज़ अ अनप्लेजेंट स्मेल. मोर ओवर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा? डाइज बनाने में होता है, रंग कहते हैं हम जैसे, ड्रग्स बनाने में यानी कि मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होगा, एक्सप्लोसिव्स बनाने में, परफ्यूम्स में एंड ऑब्वियसली नेफिथलीन बॉल्स. और ये नेफिथलीन बॉल्स क्या होती हैं? फिनाइल की वाइट कलर की जो बॉल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं नेफिथलीन बॉल्स. ठीक है, तो कोल टार का यूज़ आपको याद रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ कोक. तो कोक हमने पढ़ा है किससे बनता है? कोल से बनता है. कोल इज़ अ फ्यूल and this coke is formed by coal. Along with the coke, coal gas जो है वो भी produce होती है. ठीक है, तो what is coke? It is a hard, porous and black colored substance. hard है, porous भी है. तो इसे समझिए कि hard होने के साथ porous जो है, porous का मतलब क्या होता है? जैसे आपने नेफिथलीन बॉल्स देखी होंगी, नेफिथलीन बॉल्स जो होती हैं वो हार्ड भी होती हैं, यू कैंट प्रेस देम, राइट? सो इट इज़ हार्ड. मोर ओवर उनमें छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो भी होते हैं. उसी तरह से कॉम्पोजिशन होता है कोक का भी. ठीक है, हार्ड होगा, ब्लैक कलर का होगा और पोरस होगा एंड इट इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन and used to manufacture other metals. ठीक है, तो ये कोक जो है almost, not exactly but almost pure form होती है किसकी? कार्बन की. ठीक है, और हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे? हम इसे यूज़ करेंगे जब हमने दूसरे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करनी है या उन्हें ऑब्टेन करना है. तो लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज़ में कोक का जो है वो यूज़ होता है टू मैन्युफैक्चर अदर मेटल्स. नेक्स्ट इज़ फॉसिल फ्यूल्स. पूरा चैप्टर पढ़ा आपने तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा दैट व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल्स एंड इनकी प्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, कैसे फॉर्म होते हैं. सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो ये फॉर्मेशन जो है ऑब्वियसली लॉन्ग प्रोसेस है. यू कैन सी मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इन्हें फॉर्म होने में. एंड इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी? जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं अंडर सी वाटर, जब वो मर जाते हैं दे गेट बरीड, दब जाते हैं वो मिट्टी के अंदर. ठीक है, और क्या होता है? और ज़्यादा मिट्टी जो है उन पे पड़ती जाती है एज द टाइम पासिस एंड एक ऐसी स्टेज आती है जब वो अर्थ क्रस्ट के बहुत अंदर चले जाते हैं.
और जब वो बहुत अंदर चले जाएंगे तो उन्हें वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस मिलती हैं. एंड व्हाट आर एक्सट्रीम कंडीशंस? दीज आर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ठीक है, उन्हें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो मिलता है, जिसकी वजह से दैट ऑर्गेनिजम्स गेट कन्वर्टेड इनटू कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, या फिर हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, 3 तरह के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, है ना. कोल होता है, पेट्रोलियम होता है एंड नेचुरल गैस होती है. सारा चैप्टर ही जो है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में है, इनों के टाइप्स के बारे में है, इनके फीचर्स के बारे में है. तो फॉसिल फ्यूल्स को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस क्या होती है? CNG होती है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है. सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल. मोर ओवर जो नेचुरल गैस है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? वी यूज़ फॉर द पावर जनरेशन. इलेक्ट्रिसिटी होती है पावर की एक तरह की फॉर्म, है ना. और भी फॉर्म हो सकती है पावर की, जिसमें हम CNG का यूज़ करते हैं. तो ये CNG जो है आजकल रिकमेंड की जाती है फॉर द यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स में CNG का यूज़ होना चाहिए बिकॉज ये CNG जो है ये लीस्ट पोल्यूटेंट है, बहुत कम पोल्यूशन करती है. वी कैन से दैट इट इज़ इको फ्रेंडली टूवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये इट इज़ अ फीचर ऑफ गुड फ्यूल. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम अगेन इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल and petrol or diesel are obtained from the natural resource called petroleum. और ये पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल है, एंड फॉसिल फ्यूल क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. सो हम इस पेट्रोलियम से क्या ऑब्टेन करते हैं? पेट्रोल और डीजल बनता है. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी. रिफाइनरी का मतलब समझिए, पेट्रोलियम का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, रिफाइनरी का मतलब समझिए. रिफाइन करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को अच्छा करना या फिर किसी चीज़ को ऑब्टेन करना. ठीक है, तो ये रिफाइनरी का मतलब हुआ. तो हम रिफाइनरी कैसे कह सकते हैं? हम ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम चीज़ों को ऑब्टेन करें या फिर उन्हों की प्योर फॉर्म्स को जो है वो बनाएं, उसे कहेंगे हम रिफाइनरी. तो पेट्रोलियम से हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? डीजल और पेट्रोल. तो ये सिस्टम, ऐसा सिस्टम जहाँ पे डीजल और पेट्रोल जो है वो बनता है पेट्रोलियम से. ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? पेट्रोलियम रिफाइनरी. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स of fractions like petrol, diesel from petroleum is carried out in petroleum refinery. ठीक है, अब जो पेट्रोलियम है उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल. तो इन्हों को एक्सट्रैक्ट करना, ये जो प्रोसेस है वो कौन से सिस्टम में होगा? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होगा. So we have completed all the keywords. Now this is the first question of your exercise of your textbook. So the question is, what are the advantages of using CNG and LPG as fuels? ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने advantages बताने हैं कि हम CNG और LPG का यूज़ क्यों करें एज अ फ्यूल. ऐसा क्या है CNG और LPG में दैट दे आर गुड फ्यूल्स. तो अगर हम बात करें एक गुड फ्यूल की, तो गुड फ्यूल हम उससे कहेंगे जो हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, है ना, और जो अच्छा रिजल्ट दिखाए. अच्छा रिजल्ट दिखाने का मतलब क्या? कि उसकी बर्निंग जो है वो परफेक्टली हो, एफिशिएंटली हो, राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट CNG एंड LPG बर्न इजीली एज दे आर गुड फ्यूल. तो इजीली बर्न हो रहे हैं, ये पहला एडवांटेज हो जाएगा. दूसरा एडवांटेज क्या होगा? CNG and LPG give a lot of heat energy when burnt. हम थोड़ा सा CNG और LPG जो है वो यूज़ करेंगे और हमें रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा. मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगी. तो ये दूसरा यूज़ हो गया है ना. तीसरा एडवांटेज क्या होगा? CNG LPG कैन बी ट्रांसपोर्टेड वेरी इजीली. ये पहले भी बताया था कि पाइपलाइंस के थ्रू हम CNG और LPG को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस CNG एंड LPG इज़ वेरी मच ईजियर.
Next is CNG and LPG are clean fuels and they do not release smoke when burnt. Okay, so ये point जो है वो eco friendly होने के बारे में है कि जब इनों की burning होती है तो smoke जो है वो release नहीं होती है. So it is a clean fuel. तो this is also an advantage. Next question is name the petroleum product used for surfacing of road. ऐसा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट बताइए जो रोड सर्फेसिंग में यूज़ होता हो, रोड बनाने में यूज़ होता हो. सो द सोल्यूशन इज बिटुमेन इज़ यूज्ड फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड. ये बिटुमेन जो होता है इसमें 80% ऑफ कार्बन कंटेंट पाया जाता है. ठीक है, एंड ये रोड सर्फेसिंग में यानी कि रोड बनाने में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब how coal is formed from dead vegetation. What is the process called? ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपने बताना है कि कोल जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है डेड वेजिटेशन से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. जिस प्रोसेस में कोल ऑब्टेन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. तो आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं, है ना, पढ़ा होगा. तो ये कार्बनाइजेशन का प्रोसेस जो है बेसिकली वो आपने एक्सप्लेन करना है पूरा. सो द सोल्यूशन इज, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कार्बनाइजेशन के बारे में तो इस आंसर से आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज कार्बनाइजेशन और डेड ऑर्गेनिज्म से जो कोल है वो कैसे प्रोड्यूस होता है. व्हाट हैपन्स, डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस. क्या होगा, जो डेंस फॉरेस्ट होगा यानी कि वेजिटेशन होगी वो ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेस जैसे कि कैलामिटी आ गई, कोई भी नेचर का जो है नेचुरल चीज़ के कारण जो डेंस फॉरेस्ट है वो धरती में समा जाए. ठीक है, सॉइल के अंदर बरी हो जाए, उसे कहते हैं बरिड होना. तो ऐसा होगा तो क्या होगा, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ऐसा अगर हुआ है कि वेजिटेशन जो है वो धरती में इस तरह से दब गई है तो मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर देम. तो क्या होगा, और उसके ऊपर मिट्टी पड़ती जाएगी और एक ऐसी स्टेट आएगी कि वो पूरी तरह से कंप्रेस्ड हो जाएगी. ठीक है, वो वेजिटेशन, वो फॉरेस्ट जो बरी हो गया था वो कंप्रेस हो जाएगा. एंड ऐसा होने से क्या होगा, दिस विल लेट देम टू गेट एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो उन्हें जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस मिलेंगी. एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिलेगा जब वो पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएंगे, है ना. देन स्लोली दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशंस. द होल प्रोसेस of formation of coal from dead vegetation is known as carbonization. तो क्या होगा, अल्टीमेटली उन एक्सट्रीम कंडीशंस में वो कोल को जो है वो फॉर्म कर देगा. एंड ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कार्बनाइजेशन बोलेंगे. राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. पहला फिलअप है आपका, फॉसिल फ्यूल्स आर ब्लैंक, ब्लैंक एंड ब्लैंक. तो क्या समझ आया आपको इसमें से कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पूछ रहा है. तो फॉसिल फ्यूल्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं. पहला है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड. आपसे क्या पूछ रहा है, आपने प्रोसेस एक्सप्लेन करना है सेपरेशन का. किसकी सेपरेशन का, पेट्रोलियम की सेपरेशन का. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग. किसी भी चीज़ के सेपरेशन के प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर अ व्हीकल इज, ये भी पहले पढ़ा है हमने. लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल जो है वो कौन सा है, CNG, compressed natural gas, which is recommended for the use of vehicle. Next question, that is 5th question, is about true and false, right? So the first statement is fossil fuels can be made in laboratory. मतलब कि हम fossil fuels को laboratory में बना सकते हैं.
थिंक अबाउट इट. अगर हम लेबॉर्ट्री में फॉसिल फ्यूल बनाने लग पड़े तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम इसे जब मर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है. और वैसे भी फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन जो होती है इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है, इतने साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन कि हम लेबॉर्ट्री में उसे कभी भी नहीं बना सकते. राइट. सो दीज फॉसिल फ्यूल्स जो हैं दीज आर नॉट फॉर्म्ड इन द लेबॉर्ट्री. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज CNG is more polluting fuel than petrol. ठीक है. कह रहा है कि CNG जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि पेट्रोल जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा. नेक्स्ट इज कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कोक जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन माना गया है. Next is coal tar is mixture of various substances. This statement is also true कि coal tar जो है वो mixture होता है various substances का. और coal tar का जो use है वो कहाँ होता है? In the formation of naphthalene balls, drugs, explosives, perfumes, है ना. ये सब हमने पढ़ा हुआ है. Next is kerosene is not a fossil fuel. This statement is false, क्योंकि kerosene जो है it is a fossil fuel और हम इसे naturally ही obtain कर सकते हैं. Right? Next is long answer type question. That is your 6th question. And the question is, explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. ठीक है. ये fossil fuels जो हैं exhaustible हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं. आपने स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करनी है स्टेटमेंट को कि ये कैसे है. एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच गॉट फिनिश, जो कि लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है ना. सो द सोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर. ठीक है. मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स that get buried deep inside the earth require high temperature and pressure for the formation of fossil fuels, which cannot be done in laboratory. तो क्या होता है? ये dead vegetation और animals जो हैं वो deep बड़े हो जाते हैं in the earth crust. ठीक है. और जहाँ पर इन्हें क्या कैसी extreme conditions मिलती हैं? high temperature मिलता है एंड हाई प्रेशर मिलता है. और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं हम लेबॉर्ट्री में जो है वो नहीं बना सकते. सो थस फॉसिल्स जो हैं दे आर लिमिटेड. वो फिक्स्ड मात्रा में ही प्रेजेंट है इन आर नेचुरल इन्वायरमेंट. देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट रैपिड रेट विल लीड टू देयर एग्जॉशन. सो इसका मतलब क्या है? रैपिड रेट का मतलब इफ़ वी स्टार्ट यूजिंग देम केयरलेसली, बहुत रैपिड यूज़ करें, मतलब कि बहुत फास्ट यूज़ करें, सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज़ करें, अगर हम ये कह सकते हैं. ठीक है. तो क्या होगा? एक ऐसा टाइम आएगा, एट सर्टेन टाइम दे विल गेट एग्जॉस्टेड, मतलब दे विल गेट फिनिश. तो हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं रह जाएगा फ्यूल का. थिंक इफ़ पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, ये सारी जो है फ्यूल्स हैं और हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं. अगर ये सारे जो हैं वो बंद हो जाएं मिलना और नेचुरली मिलना, मतलब बंद हो जाएं बिल्कुल पूरी तरह से, तो थिंक अबाउट द लाइफ कि आप क्या यूज़ करेंगे, किस तरह से जो है आज की जो भी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कैसे सॉल्व होंगी, है ना. कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स जो हैं जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया, नेचुरल रिसोर्स से है जो, वो बहुत ही कम हैं अभी. सो हमें बहुत ही वाइसली यूज़ करने की ज़रूरत है अपने फॉसिल फ्यूल्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज़ ऑफ कोक. तो आपने कोक के बारे में पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं आपने, दैट इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक इन कलर. यूजेस की बात करें तो पहला यूज़ आएगा, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे स्टील बनाने के लिए, है ना. और दूसरा यूज़ जो है इट इज़
in extraction of metals as a reducing agent. So what is reducing agent, ये समझने की ज़रूरत है. रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, रिमूव, है ना. तो ये कोक जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इट विल रिमूव ऑक्सीजन, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, and the question is explain the process of the formation of petroleum. Again आपने फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना है. सो dead organisms that got buried in the sea millions of years ago got covered with layers of sand and clay. क्या होगा, मिलियंस ईयर पहले क्या हुआ होगा, डेड ऑर्गेनिजम्स, वेजिटेशन जो कि सी वाटर में प्रेजेंट थी वो सब मिट्टी में दब गई होंगी और उनके ऊपर और ज़्यादा लेयर्स बनती गई होंगी मिट्टी की, जिसकी वजह से they get extreme conditions like lack of air, ऑक्सीजन नहीं होगी उनके पास, है ना, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा. तो क्या होगा ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में, these dead organisms got transformed into petroleum or natural gas, या फिर हम कह सकते हैं they will get transformed into fossil fuels. So the next question, which is your 9th question, I think it is last question of your textbook. It is data based question. ठीक है, दिख रहा होगा आपको, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, 7 years का डाटा गिवन है यहाँ पर. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. ओके, सो क्या है आपको ये 7 years का 1991 से लेकर 1997 तक का डाटा गिवन है. नहीं, डाटा हेयर इज़ गिवन ऑफ 1993 to 1999. ठीक है, ये 7 years का डाटा है बेसिकली, ये आपको गिवन है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ ग्राफ. ठीक है, यहाँ पे रिटन है यू हैव टू मेक अ ग्राफ, और आपने ग्राफ इस तरह से प्लॉट करना है कि एक्स एक्सिस में यू हैव टू प्लॉट द ईयर. ठीक है, एंड वाई एक्सिस में यू हैव टू प्लॉट द शॉर्टेज, कितनी % शॉर्टेज रही है उस पर्टिकुलर ईयर में. ठीक है, सो लेट्स सी किस तरह से बनेगा ग्राफ. ये देखिए, यहाँ पर ईयर है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में क्या है, परसेंटेज गिवन है. ठीक है, तो आप देखिए 1993 में कितना गिवन है, 7.7. सो 7.7 विल बी अराउंड 8. ठीक है, 8 के अराउंड इट, दिस इज 7.7. तो इसी तरह से नेक्स्ट ईयर जो है 1994, उसमें 7.5 है, देन इट्स 8.2, 7.5 भी मार्क्ड है, 8.2 भी मार्क्ड है. इसी तरह से आपने सारे ईयर्स के डाटा जो है ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेक्स्ट बुक बैक एक्सरसाइज. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द कीवर्ड. आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe this channel. Thank you.